दोस्तों, शिवालिक यानी उत्तराखंड की पहाड़ियाँ। तो शिवालिक की घाटियों में, मलिनी के वनों में और मचान में 49 दिन ऐसी शिकार की लोकप्रिय किताबों के प्रसिद्ध लेखक श्री निधि सिद्धांतालंकार का नाम शिकार और वन्य जीव प्रेमियों के लिए बहुत ही जाना पहचाना है। इस विषय के ये जाने माने लेखक हैं। जंगली जानवरों के जीवन और वातावरण की स्टडी में इन्होंने बचपन से ही ये इन सब में बहुत इंटरेस्टेड रहे थे और यही कारण है कि उनके शिकारी जीवन के यादगार पल, जो मेमोरेबल डेज जो होते हैं, सामान्य से कुछ अधिक ही रोचक हैं और शिकार साहित्य में अपने ढंग के निराले और अनूठे भी हैं। पुराने और प्रबुद्ध साहित्यकार श्रीनिधि जी को हिंदी का जिम कॉर्बेट साहब के नाम से भी जाना जा सकता है। ये भी जंगली पशुओं के शिकार करने के बजाय उनसे प्यार करना ज़्यादा पसंद करते थे। ये एक मजबूत शिकारी के रूप में फेमस जरूर हैं, लेकिन अपनी असल जिंदगी में इन्हें जीव हत्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपनी जान को हथेली पर रखकर खाली हाथ, बिना किसी हथियार के, घने से घने और बीहड़ से बीहड़ जंगलों में चले जाना इनके लिए बड़ी मामूली सी एक बात थी यार। बड़ी मामूली है, घुस गए जी, चले गए, कोई नहीं। किसी भी जंगल में ऐसे ही निहत्थे चले जाने का कारण ये था कि ये बहुत लंबे समय से पशुओं के स्वभाव को जानते, उनको समझते आ रहे थे और पशुओं के क्रियाकलापों को और जो उनका मनोविज्ञान है उसका इन्होंने बड़ी डीप स्टडी करी थी, इसको बहुत गहरा अध्ययन किया था। इनको इतना अनुभव था कि किसी भी पशु की कोई हरकत या स्थिति के जो उसकी पोजीशन है उसके संबंध में इन्हें पूर्वाभास हो जाता, यानी कि सिक्स सेंस इनका पहले ही काम कर जाता था। इतना ही नहीं, जंगल में कब, कहाँ, कौन सी घटना होने वाली है, इस बात को भी श्रीनिधि जी जरा सी आहट या हवा के रुख को देखकर समझ जाते थे कि यार जंगल में कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। कितना दिमाग होगा, कितना अनुभव होगा। पिछले कई सालों से घने जंगलों में श्रीनिधि जी जड़ी बूटियां खोजने का भी काम करते रहे। हालांकि कुछ दिनों तक उन्होंने दिल्ली से जो प्रकाशित होता था एक दैनिक समाचार पत्र विश्वमित्र, उसके ये जो क्या कहते हैं संपादकीय विभाग, क्या कहते हैं उसको यार, संपादकीय विभाग में भी रहे। लेकिन नेचर लवर श्रीनिधि जी को ये जो दिल्ली का भाग दौड़ भरा जीवन था, जो जिंदगी थी, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। इनको बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। शिवालिक कुमाऊं और गढ़वाल की प्राकृतिक शोभा से वो बहुत प्रभावित थे और वो शिवालिक रेंज के जंगलों की तरफ आकर्षित हो गए। उनको बहुत प्यार हो गया यहाँ से, उत्तराखंड के जंगलों से। यहाँ के ठंडी हवाओं से भरे रास्ते या पहाड़ी पगडंडियाँ जिन पर बाघ, तेंदुए, रीछ, भालू, जंगली सुअर, भेड़िए, हाथी आदि आदि बहुत से मांसाहारी शाकाहारी जानवर आराम से घूमते फिरते हैं, उसमें ये बड़े आराम से घुमा फिरा करते थे। इन्हें कोई डर नहीं था। इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत लंबा समय ऐसी ही जगहों पे गुजारा है, जंगलों में, घने घने जंगलों के बीच में, और मचान बना बना करके रहना। न जाने कितने दिन और रातें ये बिना कुछ खाए पिए खाली पेट मचानों पर बिता देते थे। और ऐसे ही अपनी खोज यात्राओं के दौरान इन्होंने कांडोश्रम के एक बहुत पुराने खंडहर को तक खोज निकाला था। कांडोश्रम एक आश्रम था, अब वो किस कालखंड में था ये मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके खंडहरों को तक इन्होंने खोज निकाला था। इसके अलावा और भी बहुत सारे
जंगल और जंगली जानवरों के ऐसे ही रोचक किस्से हैं, प्रसंग हैं, जिन्हें इन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करी, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी कि लव वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों से प्यार करो, और जिन्हें लोगों द्वारा बहुत सराहा भी गया इनकी किताबों को। यदि सरल शब्दों में बोला जाए तो श्रीनिधि जी का जीवन ही अपने आप में एक जंगल की एक लंबी और तथ्यों से भरी हुई कहानी है, अपने आप में कहानी है। श्रीनिधि जी पूरी तरह से वेजिटेरियन है और उनका मानना है कि जीव हत्या से बड़ा पाप कोई दूसरा होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा पाप है, जीव की हत्या करना। श्रीनिधि जी का अधिकतर जो कार्य क्षेत्र है वो गढ़वाल और कुमाऊं के इर्द गिर्द ही रहा है, मतलब उत्तराखंड रहा है। वो इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से परिचित है। उत्तराखंड के जंगलों और पशु पक्षियों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपना सारा ज्ञान जो है अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी राइटिंग के माध्यम से पाठक तक पहुंचाने का भरपूर जो प्रयास होता है वो किया। वैसे तो उनकी भाषा शैली बहुत सरल और रोचक है, लेकिन उसमें कई जगह पे काव्यात्मकता जो होती है, मतलब एक पोइट्री जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा रहती है, वो टच भी बहुत रहता है। उनके द्वारा लिखे गए जंगल जीवन के रोमांचक क्षण और जो उनके शिकार के जो प्रसंग हैं, उनको यदि आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इस बात की गारंटी तो मैं देता हूँ आपको कि आप उनकी किसी भी किताब को पूरा पढ़े बगैर बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे पढ़ते ही हुए जाएंगे, मोबाइल से हट जाएंगे, किताब पकड़ लेंगे। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे उनकी किताब से ध्यान में आ रहा है, जिसे मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, हिमालय की तलहटियों में जो अपना तराई और भाबर का क्षेत्र है, वहाँ के जंगलों में पहले से कैंप हुआ करते थे, जानते ना, कैंप, जिन्हें हम लोग पड़ाव के नाम से जाना जाता था, जिन्हें लोग पड़ाव कहते थे। इन पड़ाव में लोग 2, 4 या 6 महीने ऐसे आते थे और निवास किया करते थे। पशुओं को लेके आते थे, चराते फिराते थे, फिर वापस चले जाते थे। आज भी आपको ऐसे कई नाम सुनने में आएंगे, जैसे बैल पड़ाव, बैरी पड़ाव, गोरा पड़ाव। गोरा पड़ाव में तो गोरे मतलब अंग्रेज, वो लोग शिकार विकार आदि करने के लिए आते थे, हफ्ता 10 दिन वहीं रुका करते थे, वहीं पड़ाव में, और उसके बाद शिकार विकार के निकलते थे। तो इसी तरह से एक पड़ाव और था जिसका नाम बदरी कुंज था, मतलब बदरी कुंज नाम का एक पड़ाव और था। अक्टूबर का महीने जैसे ही शुरू होता था, इस पड़ाव में चहल पहल शुरू होने लग जाती थी, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था। नई नई झोपड़ियाँ बन जाती थी और उनमें ये भाबड़ और बांस काटने वाले मजदूर आकर अपना रहने लगते थे, वो वही झोपड़ियों में। इस तरह के पड़ाव, ये जो है ना, नेचर, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी जो होती है उससे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उतने ही रिस्की भी होते हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ के जो है घने जंगल हुआ करते हैं, जिनमें जंगली मांसाहारी जानवर घुमा करते हैं, या हाथियों के दलों के दल भी वहाँ से गुजरते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, ये रूट होता है उनका। अक्सर रात के समय बाघ हो या गुलदार हो इन झोपड़ियों के पास आ जाते हैं। उनसे बचने के ये लोग झोपड़ी के चारों तरफ से आग जला देते हैं जिससे 2 फायदे होते थे। एक तो आग के कारण कोई जंगली जानवर इन पड़ावों के नज़दीक नहीं आता था, इनकी झोपड़ियों के, और दूसरा इस आग की गर्मी से झोपड़ियों के अंदर भी गर्मी रहती थी। बदरी कुंज पड़ाव वन गुज्जरों का पड़ाव था, यहाँ पे वन गुज्जर आके रुकते थे, जिसमें शकूर नाम का एक बंजारा भी रहता था। वैसे तो वो कहीं मुरादाबाद जिले के किसी गांव का रहने वाला था, लेकिन हर साल अपने 15-20 बैलों को लेकर वो ये बदरी कुंज में पड़ाव में आ जाता था, और जाड़ों के जो ये 5-6 महीने होते थे वो यहीं बिताता था।
इसके जो बैल थे वही इसकी कमाई के मेन जो सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम जो था इसका, इसके बैल ही थे। जंगलों के वो इंसान जहाँ पर बैलगाड़ी या ट्रक नहीं जा सकते थे, वहाँ ये बैल ही लोगों का सामान लेकर जाते थे। और इन्हीं बैलों के कारण शकूर की अपनी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। लेकिन जब इंसान को कमाई करने के लिए किसी एक रास्ते के अलावा और दूसरे भी रास्ते दिखाई पड़ते हैं, तो उनमें भी चलना शुरू कर देता है। ह्यूमन टेंडेंसी, आप हम सब कोई भी हो, हम सब वही करेंगे, यार यहाँ से तो है नहीं, यहाँ से भी करो, है ना, तो शुरू कर देते हैं। ऐसा ही जो है शकूर के साथ भी हुआ। उसने भी अपनी कमाई के एक दो छोटे मोटे अपने तरीके निकाल लिए। वो क्या करता था, वो रोज जंगलों के नए नए अंदरूनी भागों के अंदर अंदर तक जाने लगा, जिससे क्या हुआ, वो उन जंगलों के कई गुप्त भेदों को जान गया और उनमें पैदा होने वाले कई प्रकार के फलों और मधुमक्खियों के छत्तों का भी उसे पता चल गया। अब सब सामने उसका आ गया, जिससे वो क्या करता था, उन फलों को और शहद को बेचकर अपनी जो है कमाई करने लगा, अपनी आमदनी करने लगा। वो कहते हैं ना, जैसे मूल के ऊपर सूद उससे कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है, तो वैसा ही इसका भी आलम हो रहा था। इसके जो ऊपरी आमदनी हो रही थी उस पर इसको ज़्यादा मोह हो रहा था। श्रीनिधि निधि जी का जो आवास था, जंगली आवास, इस बद्री कुंज पड़ाव से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए शकूर ने इन्हें भी अपना ग्राहक बना लिया था और अक्सर अपने फल और शहद को बेचने के लिए इनके पास वो आ जाता था। ये श्रीनिधि जी जिन दिनों का किस्सा बता रहे हैं, वो मार्च के ख़त्म होने और अप्रैल के शुरू होने का करीब करीब वाला टाइम का बता रहे हैं कि अब जंगल बंद हो चुके थे। भाभड़ और बांस काटने वाले जो मजदूर वगैरह थे, श्रमिक वगैरह थे, वो सब लोग अब अपने अपने जहाँ से आए थे सब वापस जाने लगे थे, क्योंकि काम रह नहीं गया था। श्रीनिधि साहब को लगा कि शकूर भी अपने गांव वापस लौट गया होगा, क्योंकि अब उस सुने खाली पड़े पड़ाव में अकेले रहने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। क्यों रहेगा कोई इंसान ऐसे अकेले में वहाँ पे। लेकिन इनका सोचना गलत दिखना, क्योंकि जब इन्होंने देखा कि एक दिन शकूर जो है एक डलिया संभाले हुए इनकी ओर चला आ रहा है, उसे देखकर इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये तो यही मान के बैठे थे ना, इनकी तो सोच के हिसाब से इन्होंने तो यही सोचा था कि शकूर जो है अब तक जा चुका होगा। लेकिन उसको एकदम से सामने आते देख करके चौंकना, यार एक नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक है कि आदमी चौंकेगा। तो ये भी एकदम से चौंक गया, अरे ये कहाँ से, मतलब ये कैसे आ गया भाई, ये तो गया नहीं क्या, अरे जो वाली फीलिंग आती है। तो श्रीनिधि जी ने उससे पूछा, अरे शकूर भाई तुम अभी तक गए नहीं क्या, यार पड़ाव तो खाली हो गया होगा तुम्हारा आसपास का सारा एरिया। तो शकूर भाई ने जवाब दिया, जी हाँ साहब, पड़ाव तो खाली हो गया है, बस मैं ही हूँ जो अकेला यहाँ पे रुका हुआ हूँ। अब जब उससे ये बोला तो श्रीनिधि साहब ने उससे पूछा कि भाई तो कब तक है तुम्हारा यहाँ से जाने का इरादा, यहाँ से जाने का विचार, कब जाने वाले हो तुम, या कितना रुकने वाले हो तुम। तो उसने बताया कि फिलहाल अभी तो वो प्यालों के मौसम तक यहीं रहेगा। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जानना चाहता भी हूँ, ये प्याल क्या होता है, इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता है। वैसे है तो ये कोई जंगली फल, इसमें कोई शक नहीं, प्याल है कोई जंगली फल, लेकिन कैसा होता है क्या होता है ये मुझे नहीं पता है। मैंने इसको गूगल में ढूंढने की कोशिश करी लेकिन मुझे नहीं मिला। शायद हो सकता है प्याल शब्द कोई स्थानीय भाषा से लिया गया हो, मुरादाबाद साइड की कोई भाषा से, मुझे नहीं पता है। मैंने अपने उत्तराखंड में भी कई लोगों को फ़ोन करके पूछा, लेकिन उनसे भी कोई ऐसी सॉलिड जानकारी मेरे को नहीं मिल पाई। यार अगर अब आप लोग जानते हो तो इसको ज़रूर यार कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि किताब में प्याल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिस किताब को पढ़ के मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ उससे प्याल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं भी प्याल शब्द का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ।
मैं अपने मन से कोई दूसरे फल या अपना दिमाग वगैरह लगा के कुछ और नाम बोलकर गलत जानकारी आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं देना ही नहीं चाहता हूँ गलत जानकारी। वैसे तो प्याल मतलब पुलम भी हो सकता है। पुलम जो होता है हमारा पहाड़ों में बहुत होता है, लेकिन पुलम जो है नीचे तराई क्षेत्र में नहीं होता है, वो तो ऊपर पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों में होता है। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे जो मैं अपना दिमाग लगा रहा था, मुझे ये लगता है कि ये हमारे पहाड़ों में जिसे हम बेड़ू कहते हैं ना, बेड़ू या तिमिल कहते हैं, एक गाना भी है, बेड़ू पाकू बारो मासा, बेड़ू या तिमिल कहते हैं, या हिंदी में अंजीर, उसी प्रजाति का, उसी से मिलता जुलता कोई फल होगा जो पहाड़ी तलहटी में जो ये जंगल है ये यहाँ पैदा होता होगा। खैर जो भी हो, अगर आप लोगों में से आप किसी को कोई जानकारी हो तो यार प्लीज़ बताने की कृपा करना यार, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। शकूर की बात सुनकर श्रीनिधि जी ने कहा, तब तो ठीक है भाई, तुम्हारे हाथ के प्याले भी खाने को मिलते ही रहेंगे अब तो। लेकिन अभी तुम ये डलिया में क्या लेकर के आए हो भाई? कुछ क्या ये शहद वगैरह है क्या? मैंने बताया ना, शहद वगैरह भी लाता था, उसे पता था कहाँ कहाँ पे छत्ते हैं, सब जंगल पूरा छान दिया था उसने। तो शकूर भाई ने कहा, नहीं नहीं साहब, शहद तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत खजूर हैं जो आपके लिए ही लाया हूँ मैं। और ये बोलते उसने वो जो डलिया थी वो सामने रख दी। अब जैसे ही श्रीनिधि साहब ने खजूर सुना, वो एकदम से चौंक गए। उन्हें कई वर्ष पहले की एक बात याद आ गई, एक घटना, मतलब घटना नहीं, एक बात याद आ गई। ये बात तब की है जब बद्री कुंज में एक बाबा जी रहा करते थे। उन्होंने उसी तरफ, जहाँ पे बद्री कुंज था, उसी तरफ की एक घाटी में खजूर के 8-10 पेड़ वगैरह लगवा दिए थे। और उनकी देखभाल, वो उन पेड़ों की देखभाल वो मतलब ऐसे करते थे जैसे लोग अपने बच्चों की करते हैं। तो बिल्कुल बच्चों की तरह उनको पाल रहे थे, उनको बड़ा कर रहे थे। और जब उन पेड़ों में पहली बार फल आए, मतलब खजूर आए, तब बाबा जी ने नज़दीक के एक जलाशय जो वहाँ पे था उसके बगल में बैठकर 8-10 दिन का यज्ञ किया। और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद उन पेड़ों और उनके में उगने वाले उन खजूरों को, उन फलों को उस क्षेत्र के पक्षियों के नाम कर दिया कि इन फलों पे पशु पक्षियों का ही अधिकार रहेगा, इसको इंसान के लिए नहीं है। हालांकि बाबा जी तो अब समाधिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन उनका संकल्प आज भी वैसा ही अटल है। उसके पास से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति उन खजूरों को नहीं तोड़ता है। उस टाइम भी नहीं तोड़ता था, अभी भी वो तो परंपराएं तो फिर बन जाती है, चलती चली जाती हैं। ये खजूर इस घाटी में रहने वाले पक्षियों की संपत्ति ही माने जाते हैं कि भैया ये जो है प्रॉपर्टी है इन पक्षियों की जो यहाँ पर रहते हैं, इनको कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता है। उस डलिया को देखकर श्रीनिधि जी को थोड़ा शक हुआ, और कि शक ये हुआ कि कहीं उसमें पड़े खजूर कहीं उन्हीं पेड़ों के तो नहीं तोड़ लाया। तो शकूर से उन्होंने पूछा तो पता चला कि इनका जो शक था वो सही था। ये खजूर उन्हीं पेड़ों के थे जो बाबा जी ने पक्षियों के नाम कर दिए थे। अब श्रीनिधि जी का जो मन था वो किसी अशुभ कल्पना से कुछ डाउट उनके मतलब दिल में आ गए, कुछ शक आ गए, और उनके मुंह से निकल गया कि इन खजूरों को तोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया शकूर, ये इस घाटी के वन देवताओं की संपत्ति है, तुमने इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए था। तो श्रीनिधि जी की बातें सुनकर शकूर जो है अपना जोर जोर से हंसने लगा और बोला, क्या साहब, आप भी इतने पढ़े लिखे होकर इस तरह की पुरानी धकियानुसी बातों पर विश्वास करते हैं क्या? अब जंगल में पक्षियों का भी कोई संपत्ति होती है भला? और आप जो ये वन देवता वगैरह बोल रहे हैं, ये भी तो एक कोरी कल्पना ही है ना। वास्तव में तो पक्षी भी हमारी ही तरह हैं, जिन्हें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और जन्म और मरण के बंधन से भी बंधे हुए हैं। और जहां तक इन खजूरों की बात है, तो ये उनकी संपत्ति कैसे है?
ये तो वन की संपत्ति है, इन्हें जो चाहे तोड़ सकता है, खा सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी पक्षी को खाना है तो वो भी खा ले, उन्हें छूट दी जा सकती खाने की। लेकिन ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ उन पक्षियों की ही संपत्ति है, किसी दूसरे की नहीं। और ये बात मेरे तो समझ में नहीं आ रही है। मेरे से मतलब ये शकूर भाई के, हाँ, मैं नहीं। ये शकूर भाई के शब्द हैं। अब शकूर भाई की जो बातें थी उनको सुनकर श्रीनिधि साहब ने कहा, तुम्हारे समझ में आए या ना आए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। तुम्हारे ना समझने पर भी ये खजूर हमेशा वन देवता के ही बने रहेंगे। किसी को वरदान या श्राप देने की शक्ति भी उन्हीं के पास रहेगी, उसे समझा रहे थे। और उन पेड़ों पर भी उन्हीं का एकाधिकार बना रहेगा। लेकिन छोड़ो यार, ये सब बातें तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी। तुम अपने ये 3 रुपए पकड़ो, जो यहाँ आने तक का तुम्हारा ये क्या कहते, मेहनत जो तुमने करी उसका मेहनत आना या पारिश्रमिक है। और अभी इसी समय उस घाटी में लौट कर जाओ और उन पेड़ों में से किसी एक पेड़ पर ये डलिया टांग दो, लटका दो। शकूर भाई, तुम्हारा ऐसा करने से हो सकता है कि वन देवता का जो गुस्सा है वो शांत हो जाए और वो तुम्हारे सारे अपराध माफ कर दें। और ये सब बोलते हुए श्रीनिधि जी ने अपना पर्स निकाला और उसमें से 3 रुपए निकाले और शकूर मियाँ के हाथ में रख दिए। ठीक है, बात आई गई होगी। मतलब शिवालिक पहाड़ों में मई और जून के आसपास प्याल पकते हैं और इन्हीं दिनों में हर साल श्रीनिधि जी भी अपना ज़्यादातर समय इन्हीं घाटियों में बिताया करते थे। हमेशा की तरह इस साल भी उन्होंने बद्री कुंज की दक्षिणी सीमा पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पर इन्होंने अपना मचान बांधा हुआ था और उसी मचान पर ये रह रहे थे। वो ही मचान इनका घर हो रहा था। वैसे तो इनका सारा दिन इस मचान पर आनंद के साथ बीतता था, निश्चिंत होकर के बीतता था। लेकिन वहाँ की सुबह कुछ खास, खूबसूरत और कुछ विशेष होती थी। लेकिन रातें बहुत डरावनी होती थी। डरावनी रातें मतलब ऐसा नहीं कि कोई भूतिया रातें हो या भूत प्रेत से संबंधित हो। कहने का मतलब यह है कि जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। कोई हाथी निकल आए या कोई लेपर्डी जो है चढ़ जाए पेड़ में, तो जंगली जानवर बहुत हाथ में थे उस टाइम में। दोस्तों, मैं अब आप लोगों की को जो है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की काव्यात्मक जो लेखनी है उससे परिचित करूँगा। उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको देता हूँ, ध्यान से सुनिए जो उन्होंने लिखा है। मैं उन्हीं के अक्षरों को आपको सुनाने जा रहा हूँ। जुबान मेरी है, अक्षर उनकी है। सुनिए सुनिए। यूं तो यहाँ मेरा सारा ही दिन आनंद में बीतता था, किंतु वहां की प्रभात बेलाएं विशेष मधुर होती थी। भयों से भरी अंधेरी रात, डर से अंधेरी रात जैसे ही बीतती और पक्षियों के मीठे गीत और पके हुए वन्य फलों का नैवेद्य लेकर उषा पुजारिणी उन देवताओं की अर्चना के लिए आकाश से उतरती, मंदिर के प्रांगण में वन मयूरों के शंखनाद और तीतरों के कीर्तन स्वर सुनाई पड़ने लगते। लताएं देवताओं के चरणों पर नए खिले फूल चढ़ाने लगती। हवाएं सिरस पत्तियों के मजीरे बजाती हुई नृत्य करने लगती। समूचा वन जाग उठता और मेरी नींद भी उनके साथ खुल जाती। तो दोस्तों, इन लाइनों को सुनकर आपको आभासी हो गया होगा कि कितनी काव्यात्मक भाषा का उपयोग वो अपनी लेखनी में करते थे। वैसे कहने को तो यार ये भी कहा जा सकता था कि सुबह हो गई थी, सूरज उग गया था, सूरज निकल गया था, पूरब में सूरज दिखाई पड़ने लगा था, सूरज की किरणें दिख रही थी,
या भाई सवेरा हो गया था। लेकिन वो सवेरा हो गया शब्द को बोलने के लिए जो व्याख्या उन्होंने करी है, ये जो भी आप लोगों ने सुनी, इतनी शानदार है यार। हेड्स ऑफ सर, हेड्स ऑफ। बहुत कमाल की मतलब भाषा शैली, जो अलंकार वगैरह कहते हैं सब खूब यूज किए जाते थे। जिस पेड़ पर श्रीनिधि जी ने अपना मचान बनाया था उससे करीब 15 गज की दूरी पर एक जलाशय था, जलधारा थी, जलाशय था। ये इसी जलाशय में अपना हाथ मुंह धोना या नहाना वहाना करते थे। फिर प्याल खाने के लिए सामने के पहाड़ पे चले जाते थे और ताजे फल खाकर 8 बजे तक ये अपने मचान पर लौटकर आ जाते थे। ये इनका एक रूटीन था। शकूर इन प्यालों के लिए ही जो है उस सुने पड़ाव में अपने एक नौकर के साथ रुका हुआ था। वो पेड़ों में चढ़ने में इतना माहिर था कि पतली से पतली टहनी पर भी पहुंचकर भी वो जो है प्याल तोड़ लेता था। मतलब उसकी वजह से वो टहनी भी नहीं टूटती थी, वो कुछ ऐसे जुगाड़ से चढ़ता था। वो 1.5 से 2 घंटे के अंदर इतने प्याले इकट्ठा कर लेता था कि पास की बस्ती में बेचने पर उसको 3-4-5 रुपए तो आराम से बन जाते थे। जब कभी किसी कारण से श्रीनिधि जी पहाड़ों पर घूमने नहीं जा पाते थे तो वो इनके पास अपने प्याल बेचने के लिए आ जाता था। उसे पता था कि ये कस्टमर तो यहाँ पे तैयार है ही है। एक बार इन्होंने उससे उन खजूरों के बारे में पूछा जिन्हें वो इनके पास लाया था। तो उसने घुमा फिरा करके जवाब देना शुरू किया, इधर की बात उधर उधर, जो नहीं कहते कि टालना सवाल को। उसके जवाबों को सुनकर श्रीनिधि जी समझ गए कि इसने खजूर किसी न किसी और को बेच दिए होंगे और अपने पैसे बना के जेब में डाल लिए होंगे। इसने वापस तो पेड़ में नहीं रखे होंगे। इधर सीधे बोलता कि हाँ मैंने वहाँ वापस रखा है, इधर उधर घुमाया जा रहा। इसके बाद खैर कभी भी श्रीनिधि जी ने इस विषय में उससे बात नहीं की। एक बात अपना आई गई हो गई। अब दिन चलते बीतते जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, रोज के रोज दिन कटे जा रहे हैं। एक दिन श्रीनिधि साहब बहुत दूर तक पहाड़ों पर घूमने के लिए निकल गए और उस दिन इन्होंने कई नए नए पर्वत शिखर और प्यालों की नई नई घाटियां देखी और फिर 8 बजे के आसपास ये मचान पर लौट के आ गए। पहले तो इन्होंने कुछ देर आराम किया, फिर जलाशय में गए, वहाँ जाके नहाया, फिर मचान में आए, हल्का फुल्का नाश्ता किया और उसके बाद उत्तर चरित्र लेकर के मचान पर लेट गए और अपना लेटे लेटे उसे पढ़ने लगे। दिनचर्या तो इनकी यही थी, मचान पे आके बैठ जाना, पढ़ना या जानवरों को देखना, यही दिनचर्या थी। करीब 15-20 मिनट हुए होंगे। इन्हें नीचे की तरफ झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी सुनाई पड़ी और जैसे ही इन्होंने उस तरफ देखा तो एक बहुत बड़ा विशाल काय काला हाथी मचान की तरफ जो अपना चला आ रहा था। और वो जिस तरह से आ रहा था उसके हाव भाव को देखकर लग रहा था कि वो भयानक गुस्से में है और बड़े गुस्से में बड़े तेज तेज वो इनकी तरफ आ रहा है। उसकी जो पीठ थी वो पूरी भीगी हुई थी, जिसको देखकर ये पता चल रहा था कि वो अभी अभी जलाशय पर पानी पीने के लिए आया होगा। लेकिन मानव गंध पाकर इनकी तरफ चला आ रहा था, मतलब श्रीनिधि साहब की तरफ वो चला आ रहा था। दोस्तों आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, हाथियों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। वो 19-20 किलोमीटर, ये समझिए लगभग 12 मील दूर तक के पानी के स्रोतों का पता लगा लेते हैं कि इतनी दूरी तक की वो स्मेल कर लेते हैं और सुन लेते हैं। यहाँ पर तो मात्र 15 गज की दूरी पर श्रीनिधि साहब मचान पर बैठे हुए थे। मानव गंध मिलने में उसे क्या देर लगनी थी। गुस्से से भरा हुआ वो हाथी इनके पेड़ के ठीक नीचे आया और अपनी सूंड को पेड़ की तरफ करके ऐसे 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 कुछ देखने और सूंघने की कोशिश करने लगा। अब क्योंकि मचान था तो ये मचान के ऊपर से नीचे से ये दिख नहीं रहे थे, लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहा था कि क्या है यहाँ, आखिर मतलब मामला क्या है, दिख तो कुछ भी नहीं रहा। फिर उसने इस पीपल के पेड़ के पत्ते तोड़कर खाना शुरू कर दिया, उसी पेड़ के जिस पेड़ पर श्रीनिधि जी का ये मचान बना हुआ था।
जब वो पत्ते तोड़कर खाने के लिए किसी डाली को अपनी सूंड में फंसा के नीचे की तरफ खींचता, तो उस झटके से मचान भी पूरा हिल जाता था और कई बार तो ऐसा शक होने लगता था कि ये कहीं टूट ना जाए। श्रीनिधि जी अपना दम साधे हुए चुपचाप मचान पर बैठे रहे। हालांकि इन्हें पूरा विश्वास था कि हाथी किसी भी तरह से इनको देख नहीं पाएगा, वो ये सेफ रहेंगे, ये हाथी नहीं देख पाएगा इनको। हाथी का अपना ये कार्यक्रम चल ही रहा था, अपना सूंड से तोड़ रहा था, पत्ते खा रहा था। तभी एक प्रॉब्लम आ गई, एक समस्या आ गई। अचानक ही पश्चिम दिशा के जो जंगल थे वहां से घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जो बैलों के गले में जो घंटियां होती हैं वो आवाज़ सुनाई देने लगी, जिससे श्रीनिधि साहब को पता चल गया कि शकूर का नौकर बैल चराता हुआ इस तरफ ही आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब इनकी नज़र उस तरफ पड़ी, जब वो दिखाई देने लगे, तो यार ये एकदम चौंक गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि आज नौकर की जगह खुद शकूर चला रहा था। वो बड़ा निश्चिंत होकर चला रहा था। उसे क्या पता कि सामने मौत खड़ी है। उसे देखकर इन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन दिनों शकूर हाथ धोकर प्यालों के पीछे पड़ा हुआ था। उसे बस सिर्फ प्याले 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 वही उसके दिमाग में था, बस हो गया। उसे अपने बैलों की तरफ ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता था, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पा रहा था अपने बैलों की तरफ। बैलों का सारा काम उसका नौकर ही किया करता था। जो आदमी उसने अपना रखा हुआ था वही सारा काम बैलों का किया करता था। लेकिन उस दिन न जाने क्यों, क्या बात हुई, क्या कारण था कि वो खुद ही अपने बैल चलाते हुए आ गया। उसके हाथ में एक लंबी सी लाठी थी जिससे वो अपने बैलों को हाँक रहा था। हाँकते हैं ना वो, हा हा हा, तो कैसे हाँका जाता पता ही आपको। श्रीनिधि जी ने सोचा कि अगर उसे इस जगह पे आने से रोका नहीं गया तो उसकी और उसके बैलों की ज़िंदगी जरूर खतरे में पड़ जाएगी, और स्वाभाविक सी बात है कि उसके लिए खतरा हो जाएगा। अगर ये उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश करते तो हाथी को इनकी उपस्थिति का पता चल जाता है। आवाज़ दे नहीं सकते, पता चल जाएगा हाथी को, और खुद इनकी अपनी ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ जाती। तो उस समय तो कोई ऐसा मौन तरीका ही देखना था जिससे शकूर सावधान हो सके। इशारा करके उसे रोकना था, और इशारा कुछ ऐसे हो जिसे शकूर तो समझ जाए लेकिन हाथी के पल्ले कुछ ना पड़े, हाथी ना समझ पाए कि ऊपर से कुछ इशारा हो गया है। श्रीनिधि जी ने एक कागज पर एक रेखा चित्र बनाया जिसमें हाथी को पेड़ के नीचे खड़े होने का, खड़ा है मतलब हाथी पेड़ के नीचे खड़ा है, ऐसा एक रेखा चित्र बनाया। शकूर को लिखना पढ़ना तो आता नहीं था, इसलिए उसे चित्र द्वारा ही समझाया जा सकता था। फिर उस कागज को उन्होंने एक तीर पर लपेट दिया। तीर होता है धनुष, बाण, बाण जिसको बोलते हैं, तीर पर लपेट दिया। फिर धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, फिर ये मचान में खड़े हो गए, और जैसे ही शकूर इनकी तीर की जो, बाण की जो मार थी उसके पास पहुंचा तो इन्होंने तीर चला दिया, जो शकूर के नज़दीक से ही एक शीशम के पेड़ के तने में घुस गया। पहले तो वो घबरा करके कई फुट पीछे छटक गया। छटक जाता ना आदमी, ये क्या हुआ यार। फिर इधर उधर देखा उसने, कुछ समझ में नहीं आया। फिर कुछ देर बाद वो पेड़ के पास जाकर उसने वो तीर को निकाला और उसमें वो लिपटे हुए कागज़ को खोल कर देखा कि अरे इसमें कोई मैसेज है करके खोल कर देखा तो वो हाथी देखा उसने पेड़ के नीचे। तो तुरंत दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। एक ऊंचा सा पेड़ था वहीं, वो उस पर चढ़ गया। मैंने बताया ना वो पेड़ों में चढ़ने में मास्टर था, पतले से पतले टहनियों में चढ़ जाता था, और वो उस पेड़ से अपनी डरी हुई आंखों से श्रीनिधि जी की तरफ देखने लगा। लेकिन उसके बैलों का तो कुछ नहीं किया जा सकता था, वो तो लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब श्रीनिधि जी अपने मन में सोच रहे थे कि आज इन अभागे बैलों में से किसी ना किसी के भाग्य में तो 100% हाथी के द्वारा मरना लिखा हुआ है। सारे बैल आगे बढ़ते चले आ रहे थे। कुछ ही देर में वो हाथी के बिल्कुल पास आ पहुंचे, और जो हाथी ने जो पीपल के पत्ते जो तोड़ के जो गिराए हुए थे, वो बैल जो है उनमें भूखों की तरह टूट पड़े उन पत्तों पे। अब ये सब देख करके श्रीनिधि जी के माथे में बिल्कुल पसीना आ गया, पूरा शरीर पसीने से भीग गया उनका। उन्हें लगने लगा कि अब जरूर इनमें से किसी न किसी बैल की
मौत आ गई, उसका मरना निश्चित है, क्योंकि हाथी का खाना यार छीन रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने धीरे से ऐसे मचान से उन्होंने नीचे देखा तो वो आश्चर्य से भर गए, क्योंकि वो हाथी उन बैलों को भगा नहीं रहा था, बल्कि उनके लिए पेड़ से और पत्ते तोड़कर उन्हें खिला रहा था। वो तोड़ तोड़ करके उन्हें खिला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हाथी जो है अपना बर्थडे बना रहा हो और अपने दोस्तों को उसने बुलाया है और उनको दावत दे रहा हो, लो भाई खाओ। बैल भी बड़े आराम से एक अर्धवृत्त आकार में खड़े होकर के हरे हरे ताजे पत्तों को खाने में लगे थे। हाथी ने इतनी ज़्यादा मात्रा में पत्ते नीचे गिरा दिए थे कि मानो वहाँ पर ये बैलों के लिए खाने का बुफे लग गया हो, इसको जितना खाना है खाओ। और सारे सफ़ेद बैल उसका आनंद उठा रहे थे, कहा रहे वाह हैप्पी बर्थडे टू यू हाथी जी। श्रीनिधि साहब ने ऐसी अद्भुत घटना अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। अभी तक तो उन्होंने यही सुना था और मैंने भी यही सुना था कि हाथी अपने खाने में से एक दाना भी किसी को नहीं उठाने देता है। अगर कोई गलती से भी उसके खाने में अपना मुंह मार दे तो हाथी उसे जान से ही जो है मार कर छोड़ता है, जान से ही मार डालता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही दृश्य था यार। इसीलिए कहते हैं कि जंगल और जंगली जानवर के नेचर को समझ पाना, पढ़ पाना असंभव है यार। हाथी अपनी सूंड से पत्तों को तोड़ तोड़ करके प्यार से बैलों को खिला रहा है। इमेजिन करो यार आप। अब खा तो रहे हैं, अब क्या हुआ, उन बैलों में से एक बैल कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा था। वो अपने पत्ते तो छोड़ करके दूसरे के पत्तों में मुंह मार रहा था, दूसरे बैलों के जो पत्ते थे उनमें जाकर के मुंह मारता फिर रहा था। इधर हाथी को बैल की ये हरकत पसंद नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इसको इतने पत्ते दे रहा हूँ, ये दूसरे के में क्यों मुंह मार रहा है। पहले तो उसने हल्की सी जो है चिघाड़ के साथ उस बैल को ऐसा मतलब ना करने की चेतावनी दी एक तरह की कि नहीं भाई ऐसा मत कर। लेकिन वो उद्दंड बैल नहीं माना। एक दो बार तो हाथी ने अपनी सूंड से उस बैल को दूसरी तरफ ऐसे ऐसे धकेल करके भी उसे चेतावनी दी कि मत कर, ऐसा मत कर। लेकिन वो बैल इतना उद्दंड था कि वो अपने सींगों से हाथी की सूंड को धकेल दे रहा था। वो जैसे हाथी सूंड अपने आगे करे, वो सींग से उसको जो है पीछे कर दे। अब इस हरकत से हाथी को बहुत जोर का गुस्सा आ गया और उसने तुरंत बैल को अपनी सूंड में लपेटा और लपेट कर दूर पटक दिया। अब यह घटना बिल्कुल अप्रत्याशित थी। बात यहां तक बढ़ जाएगी इसकी उम्मीद ना तो श्रीनिधि साहब को थी और ना ही उन जो दूसरे बैल थे बैल उनको। अपने साथी की हालत देखकर सारे बैल बहुत ज्यादा घबरा गए और एक मिनट में मतलब सेकंडों में पत्तों को खाना छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा भैया यहाँ तो मौत आ गई, यहाँ तो रुकना बेकार है। कुछ देर तक तो हाथी पेड़ के नीचे खड़ा रहा और शायद उसे भी अपने इस जो कठोर व्यवहार जो उसने किया था इस पर शायद उससे कुछ दुख हो रहा था, क्योंकि श्रीनिधि साहब ने देखा कि वो पेड़ के नीचे से निकला और चलते हुए उस जमीन में पड़े हुए बैल के पास गया और अपनी सूंड से जो है उसे सहलाने लगा, उसे मतलब प्यार करने लगा, सहलाने लगा। कुछ देर सहलाने के बाद फिर हाथी वहां से चला गया। हाथी के जाने के बाद श्रीनिधि जी ने शकूर को इशारा करके अपने पास आने के लिए बोला और फिर उसको जो है सारी घटना जो है विस्तार से बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। बैल को बहुत गंभीर चोटें आई थी और जिस तरह से परेशानी से वो सांसें ले रहा था, ऐसा लगता था कि वो अधिक देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, ये इसकी मौत निश्चित है। शकूर उसके पास बैठ गया और रोने लगा। शकूर को शायद उस बैल के उन उपकारों की जो उसने एहसान किए थे शकूर के ऊपर वो याद आने लगे थे। जब बांसों के ढेर वो अपनी पीठ पे लाद कर पड़ाव में पहुंचाता था, उस बैल ने उसकी निश्चल सेवा की थी। खुद सूखे पत्ते खा खा कर उसने शकूर को जो है सुखी और संपन्न बनाया था।
हाथी का डर तो अभी भी था, जैसा डर उस टाइम था वैसा डर अभी भी बना हुआ था। वो कब और किस तरफ से फिर से आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। तो श्रीनिधि जी ने शकूर को समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से उसे बैल के पास से उठाया और पड़ाव की तरफ वापस भेज दिया कि भैया आप यहाँ पर रुक के क्या करेगा, जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर रुकने का। शकूर के जाने के बाद उस जगह पर फिर वही शांति छा गई जो हाथी के वहाँ आने से पहले की थी। श्रीनिधि जी पेड़ के ऊपर अपने मचान में जाकर लेट गए और शाम होने का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, अगर आप श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी की और विस्मित कर देने वाली सत्य घटनाओं को सुनना चाहते हैं तो बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों, ये आपका यार अपना चैनल है, इसके प्रचार और प्रसार में अपना भरपूर सहयोग दीजिए यार। अपने कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, उन्हें स्टोरी सुनवाइए, है ना। और जो भी पुरुष और महिला मित्र पहली बार इस चैनल में आए हैं उन सबका अभिनंदन करता हूं और बहुत 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 धन्यवाद बोलता हूं कि आपने इस सत्य घटना को सुना। अगर आप मेरी इस लाइनों को सुन रहे हैं तो मतलब आपने कहानी पूरी सुनी। बस इतना ही निवेदन करूंगा कि चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पे देखिए नीचे है ना सब्सक्राइब करने के लिए, कर दीजिए, एक लाइक पे टिक कर दीजिए, कमेंट के 2 शब्द लिख दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और आप लोग भी बन जाइए उत्तरांचल डायरीज परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य, क्योंकि कई बार आप लोगों की कहानियाँ भी आएंगी, कई बार आप लोगों के साथ भी पॉडकास्ट करूँगा। अभी तो नया नया चैनल है, थोड़ा सा ग्रोथ कर जाए तो फिर आप लोगों के साथ ही तो आगे बढ़ाना है इसको। पॉडकास्ट पर आएंगे, साथ में बैठेंगे, बातें करेंगे। और यार दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ अगर संभव हो तो थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं, उसे टिक करें, फिर आगे क्या करना है वो खुद ही बता देगा। थैंक यू वाला ऑप्शन होगा या थैंक्स करके लिखा होगा। तो फिलहाल तो दोस्तों आज्ञा दीजिए शटर डाउन करने की। मिलता हूँ जल्दी ही श्रीनिधि सिद्धांतालंकार द्वारा लिखित किताब मचान पर 49 दिन के साथ, जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए दोस्तों क्या कहूँ, बाय बाय ही कह सकता हूँ। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।